स्वागत दोस्तों फिर से आपका ज्ञानदीप ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे प्रश्नों का महाकुंभ, और जिसमें हम 50 प्लस प्रश्न करेंगे और 15 से 20 टॉपिक ऐसा रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। चाहे आप एसएससी देख लो, चाहे यूपीएससी देख लो, चाहे स्टेट पीसीएस देख लो, चाहे स्टेट के काफी सारे एग्जाम्स हो गए, समझे सीईटी हो गया, सीईटी 10+2 हो गया, सीईटी ग्रेजुएशन हो गया, एलडीसी हो गया, पटवार हो गया, ऐसे कई सारे एग्जाम्स हो गए। एसएससी में एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीपी हो गया, सीजीएल हो गया, ऐसे काफी सारे एग्जाम्स हैं जिसके लिए क्वेश्चन हमेशा हमेशा और रिपीट होते हैं। और ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप भी जानते हो, आप भी तैयारी कर रहे हो, आपको भी पता होगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, और यहाँ से ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम बनते तो है एग्जाम, लेकिन रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस। ऐसे कुछ टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, और इसमें से अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हर रोज की प्रैक्टिस में अपन करेंगे। तो इसी के सामने, इसी के लिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कि हमें पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए थे, और हर अधिवेशन कोई एक ने क्या होता है, वहां का अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है। तो ये सब पूछा गया है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। क्या अब्दुल कलाम आजाद जी थे, क्या सैयद अहमद खान थे, क्या बरदीन तैयब जी थे, या फजलुल हक थे। कौन थे? तुम्हारा सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर, कि बरदीन तैयब जी कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कौन से अधिवेशन में बने थे? तो ये थर्ड अधिवेशन में, थर्ड कांग्रेस अधिवेशन में बने थे। ऐसा बोल सकते हैं कि ये कौन से थे? तीसरे अध्यक्ष थे, परंतु पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तुम सब जानते हैं कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एओ के द्वारा। किसके द्वारा? एओ के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच में लड़े गए थे। हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे, टोटल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे। अब वो किसके बीच में लड़े गए थे? क्या फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़े गए थे? क्या फ्रेंच और डच के बीच में लड़े गए थे? क्या डच और पुर्तगाल के बीच में लड़े गए थे? या अंग्रेज या डच के बीच में लड़े गए थे? किसके बीच में लड़े गए थे? 4 ऑप्शन पता होगा तो आपको पता होगा कि जो लड़ाई गए थे कर्नाटक का युद्ध किसके बीच में लड़े गए थे? फ्रेंच और इंग्लिश में, यानी ब्रिटिश लोग। कौन से लोग? ब्रिटिश लोग। तो किसके बीच में लड़े गए थे? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़े गए थे। और इसमें क्या हुआ था? टोटल कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। मैं आपको एक बार छोटी सी समराइज में बता देता हूँ मैं आपको कि पहला युद्ध किसी न किसी संधि से क्या हुआ था, ये खत्म हुआ था। तीनों युद्ध में इंपोर्टेंट संधि थी जो एग्जाम में आता ही है। पहली कौन सी संधि हुई थी? कौन सी हुई थी आप बताओगे मुझे? दूसरी कौन सी हुई थी? तीसरी कौन सी हुई थी? और हाँ, तो पहली कौन सी हुई थी? एक्स लापचा। कौन सी? एक्स लापचा की संधि हुई थी, और युद्ध क्या हो गया था? खत्म हो गया था। दूसरी बात करूं, दूसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि। कौन सी थी दोस्तों? पांडिचेरी की संधि। तीसरी संधि या तीसरा युद्ध कौन सी संधि के बाद समाप्त हुआ था? कौन सी संधि के साथ में हुआ था? पेरिस की संधि। कौन सी संधि? पेरिस की संधि के साथ में क्या होता है? यह युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो ये कुछ 3 युद्ध है। तीनों युद्ध कौन सा है? कर्नाटक की युद्ध। कौन सा युद्ध है? कर्नाटक के युद्ध। कौन सा युद्ध है दोस्तों? कर्नाटक के युद्ध। ठीक है। इन तीनों युद्धों से क्या हुआ था? ये तीनों युद्ध किसके बीच में लड़े गए थे? किसके बीच में लड़े गए थे? फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़े गए थे। कितने युद्ध होता है? टोटल 3 युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध होता है किससे खत्म होता है? एक्स लापचा की संधि से। दूसरा युद्ध जो हुआ कौन सी संधि से खत्म हुआ था? तो पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ था। तीसरा युद्ध जो खत्म हुआ था कौन सी संधि के कारण हुआ था? पेरिस की संधि के साथ में क्या हो गया था? ये समाप्त हो गया था। तो हमेशा याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर कि मंगल पांडे
कहाँ के सिपाही थे? मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मंगल पांडे का संबंध किससे है। तो मंगल पांडे का संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से। इनका संबंध किससे है? 1857 की क्रांति से इनका संबंध है। अब ये कहाँ के सिपाही थे? क्या रॉयल गोरखा राइफल के सिपाही थे? क्या 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? क्या सिख रेजिमेंट के सिपाही थे? ये इनमें से किसी में नहीं। तो हम सभी को पता है कि मंगल पांडे जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है, ये काफी सिपाही थे 34वीं इन्फेंट्री। कौन सी? 34वीं बंगाल इन्फेंट्री से इनका संबंध है। अब 1857 की क्रांति, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इनके बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है, चालू किसने की थी? मंगल पांडे ने। किसने चालू की थी? मंगल पांडे ने। कहाँ के सिपाही थे? 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये क्या थे? सिपाही थे। यह सुन लो। यस, 1857 के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, कौन था? तो कौन था? हम सभी को पता है, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्या थे उस समय के? क्या थे? वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे। ये दो पॉइंट हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? कि भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? कि भारत में स्थायी बंदोबस्त, अलग अलग बंदोबस्त चालू होते हैं, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? क्या वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी? क्या वेलेस्ली ने की थी? क्या कार्निवलिस ने की थी? क्या रॉबर्ट क्लाइव ने की थी? किसने की थी? क्या स्थायी बंदोबस्त। हाल ही में उसमें क्या था, एक बंदोबस्त चालू किया था, इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो किसने चालू किया था? ये किसने चालू किया था? ये किसने चालू किया था? तो क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कार्निवलिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कार्निवलिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कार्निवलिस। लॉर्ड कार्निवलिस ने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त आपका चालू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? क्या मैकाले का स्मरण पत्र, मैकाले द्वारा बनाया गया स्मरण पत्र जो कब पब्लिश हुआ था? 2 फरवरी 1835 को। ये जो पत्र पब्लिश हुआ था, क्या उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्या 7 मार्च 1836 को प्रस्ताव जो किया गया था उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्या शिक्षा पर वुड का, किसका? वुड का आदेश पत्र जो 1856 पब्लिश हुआ था, क्या उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। किस प्रकार करेक्ट आंसर है कि वुड का जो आदेश पत्र आया था, इसको हम बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। क्या बोलते हैं? वुड्स डिस्पैच। क्या बोलते हैं? वुड्स डिस्पैच। जो कब आया था आपका? कब आया था? 1854 में। इसी को क्या कहते हैं? भारत में अंग्रेजी शिक्षा, नॉट शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 1857 के दौरान बरेली, जो कहां पड़ता है आपका? यूपी में विद्रोह का नेता कौन था? हम सभी को पता है कि अलग अलग जगह 1857 में विद्रोह हो रहा था, और हर विद्रोह में कोई एक ऐसा नेता था जो क्या कर रहा था? सभी सिपाही को क्या कर रहा था? लीड कर रहा था। तो इस दौरान 1857 के दौरान बरेली में कौन लीड कर रहा था? बरेली में नेता कौन था? क्या नाना साहेब थे? क्या खान बहादुर खान थे? क्या अजब महल थे? या कुंवर सिंह थे? कौन थे? तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। खान बहादुर खान कौन थे आपके? बरेली में क्या कर रहे थे? 1857 का जो विद्रोह होता है उसका क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। समझ गए? समझे बोलो, समझ गए? समझे बोलो। आगे बढ़े हम। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 1857 का विद्रोह कब चालू हुआ था? तो 10 मई 1957 को चालू हुआ था। 1857 को चालू हुआ था, 10 मई 1857 को। कहां से चालू हुआ था? तो मेरठ छावनी से। कहां से चालू हुआ था? मेरठ छावनी से। 1857 की विद्रोह को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि भारत का फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। समझ गए क्वेश्चन? कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है। उन्होंने 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किन्होंने? क्रांतिकारियों ने। बहादुर शाह सफर को भारत का क्या कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया। अब हमको याद रखना है
कि तत्कालीन उस समय का दिल्ली का शासक कौन था। तो कौन था आपका, हमें क्लियर दिखाया गया है कौन था, बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर। समझिए बात को। इन्होंने क्या कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम में क्या कर दिया, सब लोग दिल्ली आ गए और जो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली गद्दी में जो बैठे हुए थे, वो क्या कर दिया, हम सबका नेता आपको ऐसा घोषित कर दिया कि हम सबके आगे की रणनीति आप बताओ कि ऐसा उन्होंने बोल दिया। लेकिन कुछ समय बाद जैसे क्रांति ठंडी हुई, जैसे क्रांति खत्म हुई, अंग्रेजों ने क्या कर लिया, इनको पकड़ लिया। इनको क्या कर दिया, पकड़ लिया और कहाँ भेज दिया, रंगून। कहाँ भेज दिया, रंगून। रंगून भेज दिया उनको और वहीं उनकी क्या हुई, मौत हो गई। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया, तो कहाँ भेजा गया, रंगून भेजा गया। कहाँ भेजा गया, रंगून भेजा गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। आगे जब देखो कि नाना साहेब ने तात्या टोपे के साथ कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो कई बार क्वेश्चन दिया था कानपुर का नेतृत्व, कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तात्या टोपे ने। किसने किया था, तात्या टोपे और नाना साहेब ने। किसने किया था, नाना साहेब और तात्या टोपे ने। कहाँ पे, कानपुर पे। अगला इलाहाबाद में किसने किया, तो मौलवी लियाकत अली ने। इलाहाबाद में किसने किया, कौन नेतृत्व कर रहा था, वहां का नेता कौन था, तो मौलवी लियाकत अली। मैं बात करूं बरेली, हमने अभी पढ़ा, कौन थे, खान बहादुर खान जी थे। ठीक है। अवध में कौन थे, तो बेगम हजरत महल। कौन थे, बेगम हजरत महल। और कुंवर सिंह जी कहाँ के थे, तो बिहार के आरा, आरा जो बिहार में पड़ता है, उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि झांसी, झांसी में उस समय कौन नेतृत्व कर रहा था। हम सभी जानते हैं कि झांसी में उस समय कौन नेतृत्व कर रहा था। अब जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भारत के संविधान में 52वां संविधान संशोधन, 52वां संशोधन क्या, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन सबसे अधिक देश से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। हम सभी को जानते हैं कि संविधान संशोधन क्या होता है, तो जो संविधान बन गया, जो आर्टिकल्स बन गए, उसमें कुछ संशोधन करना, उसमें कुछ संशोधन करना। और संशोधन प्रक्रिया खुद अपने आप में कौन से आर्टिकल में है, तो कौन सा आर्टिकल में, अनुच्छेद नंबर 368। क्या हो जाता है कि हम किसी संविधान में क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं। हम संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, तो अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 368 368। तो ये बता रहा है कि 52वां संविधान संशोधन कौन सा है। क्या उसमें सरकारी नौकरियों के आरक्षण का विस्तार बताया गया है, क्या त्रिपुरा के विशेष दर्जा देने का प्रावधान बताया गया है, क्या मतदान के लिए पात्रता की बढ़ती आयु की प्रावधान बताया गया है, या राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान बताया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि 52वां संविधान संशोधन किसके बारे में बताया गया है, राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान के बारे में इसके अंदर बताया गया है। समझिए किसके बारे में बताया गया है, राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान के बारे में किसमें बताया गया है, 52वां संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। कहने का मतलब ये है कि अभी में फिलहाल में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, कितने मौलिक अधिकार है। क्या वो 5 है, क्या वो 6 है, क्या 7 है, क्या 8 है, कितने हैं। तो हम सभी को पता है कि कितने मौलिक अधिकार है हमारे भारतीय संविधान में, अभी के 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। इसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे हम कि 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं, कैसे हैं। तो सबसे पहले तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में आते हैं, भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में क्या आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं। अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं, तो 12 से 35 के अंदर आते हैं। कितने आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 के अंदर क्या ऐड किए गए हैं, मौलिक अधिकार ऐड किए गए हैं। ये 44 संविधान संशोधन तो 1978 में हुआ था। उसमें क्या किया था, संपत्ति का अधिकार जो पहले क्या था, मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको 44 संविधान संशोधन में जो कि 1978 में हुआ था, उसमें क्या किया, संपत्ति का अधिकार जो था, जो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन उससे हटाकर क्या कर दिया, 300A में डाल दिया। किसमें डाल दिया, 300A में, जो क्या है, कानून अधिकार है। समझना ध्यान से, जिससे आपको क्लियर हुई तो अच्छी बात, नहीं हुई मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो पहले था, वो पहले क्या था, मौलिक कर्तव्य था। हाँ सॉरी, मौलिक अधिकार था। क्या था, मौलिक अधिकार था। समझो। लेकिन जैसे ही 44 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, यानी संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले क्या था,
मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको क्या कर दिया, इसको मौलिक अधिकारों को हटाकर क्या कहाँ डाल दिया, इसको 300A में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, 300A में डाल दिया। वो इसको क्या बना दिया, मौलिक अधिकार ना बनाकर इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। समझे समझे बोलो, समझे, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ो। अब देखो वो 6 कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, समानता का अधिकार। 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 अनुच्छेद कौन सा है, 14 से 18। कितना हो गया, अनुच्छेद 14 से 18 क्या बताता है हमको, समानता का अधिकार। ये चार 6 क्या है, मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान हमको देता है। 14 से 18 कौन सा हो गया, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 कौन सा हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार। हम स्वतंत्रता से जी सकते हैं। ये क्या है, कानून की सभी समानता रहेंगे और हम सब क्या है, भारत के सभी नागरिक क्या है, समान है। ये कौन बताता है, समानता का अधिकार। जो अनुच्छेद कौन सा है, 14 से 18। उसके बाद में हम क्या है, हम जीने के लिए क्या है, हम देश में घूमने के लिए, किसी विदेश में घूमने के लिए, हमारे देश में घूमने के लिए हम क्या है, स्वतंत्रता है। मीडियम बोलने के लिए हम क्या है, स्वतंत्रता है। तो हमको अधिकार कौन सा देता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 से 22 में। उसके बाद में क्या है, शोषण के खिलाफ अधिकार। ये कौन सा अनुच्छेद देता है हमको, 23 और 24। 23 और 24। उसके बाद में क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब कि हम कौन सा भी धर्म का पालन कर सकते हैं, कौन सा भी धर्म के अंदर हम बन सकते हैं, कौन सा भी धर्म की पूजा कर सकते हैं। ये कौन सा अधिकार देता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद किसमें है, 25 से 28 में है। उसके बाद में क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कहने का मतलब हम कुछ भी शिक्षा ले सकते हैं, कुछ भी शिक्षा हम अलग अलग कौन सी कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। ये हमको अधिकार कौन सा देता है, तो 29 से 30 जो अनुच्छेद है हमको क्या देता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हमको देता है। उसके बाद में क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कौन देता है, 32 अनुच्छेद नंबर 32 हमको देता है। अब फंडा ये है कि इसको याद कैसे करना है, हमको याद कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, अनुच्छेद 12 से 35। क्या होना चाहिए, 12 से 35। 12 से 35 आपको याद है, तो अब सारे के सारे मौलिक अधिकार हम याद कर सकते हैं। आपको याद क्या रखना है, 12 से 15। अब आपको क्या लिखना है, अब देखना है 5 4 2 4 2। क्या लिखना है, 5 4 2 4 2। अब देखो 12 से 5 गिन लो, 12 13 14 15 और 16। सॉरी 12 से 35 नहीं, 14 से 32। कितना हो गया, 14 से 32। तो 14 15 16 17 और 18 कितने हो गए, 5 हो गए। 14 15 16 17 18 हो गए 5। तो ये 5 पहला। फिर कितने गिनने हमको, 18 से कितने कितने, 4 गिनने। कौन से 19 20 21 22, 4 गिन लिए, ठीक है। ये दूसरा। फिर कितने गिनने हमको, 2 गिनने। कौन से, 23 और 24। फिर कितने गिनने, 4 गिनने, 25 26 27 28। फिर कितने गिनने, 2 गिनने, ठीक है। कौन से, 29 30। पहले समझ ली बात। अब देखो 5 4 2 4 2 हमने कर लिया। अब देखो सबसे पहला, हम जैसे ही बड़े होते हैं, हम 18 साल के होते हैं, 14 से 18 साल के होते हैं, हमको क्या 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 कहता है, सबके समान देखा जाता है। तो ये क्या हो गया, समानता का अधिकार। क्या हो गया, समानता का अधिकार। जैसे हमको सबके समान देखा जाता है, हमको क्या मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है। क्या मिल जाती है, स्वतंत्रता। तो क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जैसे हम स्वतंत्र होते हैं, हमारा क्या होता है, शोषण होता है। क्या होता है, हम कंपनी में जॉब करेंगे या कहीं भी जॉब करेंगे, कहीं पढ़ाएंगे, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। हम परेशान होते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, शोषण होता है। शोषण का विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। फिर जैसे शोषण होता है, हम क्या करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो हम क्या हो गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हम क्या करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे हम धर्म का स्वतंत्र करेंगे, हम क्या करेंगे, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हमको मिल जाएंगे। तो उसके बाद में क्या हो गया आपके, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। उसके बाद में क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको इजी वे में आप याद रख सकते हो। 5 4 2 4 2 याद रखना है,
5 गिन लेने हैं, फिर 4 गिनने, फिर 2 गिनने, फिर 4 गिनने, फिर 2 गिनने। ठीक है, हमको सबके समान दिखा जाएगा, सबको समान जैसे देखा जाएगा वैसे हमको स्वतंत्रता मिल जाएगी। जैसे हमको स्वतंत्रता मिल गई, हमारे कंपनी में जॉब करेंगे तो हम क्या, हमारा क्या होगा, शोषण होगा। शोषण जैसे होगा वैसे हम किसका पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, और धर्म के पालन करने के बाद में हम क्या है, सांस्कृतिक गतिविधियों में हम अपना भाग लेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक थी जिससे आप क्या कर सकते हो, 6 मौलिक अधिकार आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है कि भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया था। अब सेवा कर होता क्या है, सेवा कर क्या होता है, यहाँ पे जीएसटी, जीएसटी इसको क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो सॉरी, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है जो हर एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां। कौन सा है, 101वां, 2000, जो कि कब हुआ था, 2017 में हुआ था। तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 2017 में क्या लागू किया गया, जीएसटी लागू किया गया। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि किसकी सिफारिश पर लागू किया। सबसे पहले सिफारिश किसने की थी, क्या केलकर समिति ने की थी, क्या राजा जय चलैया समिति ने की थी, क्या बलवंत मेहता समिति ने की थी, या उपरोक्त एक से अधिक समितियों ने की थी। तो हम सब जानते हैं किसी समिति पे किसकी सिफारिश पे होता है, ये केलकर समिति की सिफारिश पर क्या होती है, जीएसटी लागू हुई थी। बलवंत सिंह राय समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज, पंचायती राज जो होता है तो इसका संबंध किससे है, बलवंत मेहता समिति का संबंध किससे है, पंचायती राज से। और विजय केलकर समिति का संबंध किससे है, जीएसटी यानी सेवा कर से संबंधित है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। क्या 1857 में हुआ था, क्या 1930 में हुआ था, क्या 1905 में होता, या 1921 में होता। कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो हम सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका, सही बैठ जाएगा। 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। क्या होता गया, बंगाल का विभाजन हो गया था। यस बोलो, समझ में आ गई बात। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, किसके तरह हुआ था, उस समय कौन थे, तो कर्जन, कौन थे, कर्जन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि बंगाल का विभाजन के समय वहां के वायसराय या वहां के गवर्नर कौन थे, तो कर्जन थे। कौन थे, कर्जन थे। अब हमको ये भी पता है कि 1905 में क्या हो गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन 1911 में क्या हो गया था, बंगाल विभाजन क्या हो गया था, रद्द हो गया था। क्या हो गया था, रद्द हो गया था। क्या हो गया था, रद्द हो गया था। जैसे रद्द हुआ था, जैसे राजधानी जो कोलकाता में थी, जो राजधानी कहाँ थी, कोलकाता में थी, और कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित हो गई, हमारे दिल्ली में। कहाँ हो गई, हमारे दिल्ली में। वो क्या हुई, हमारी दिल्ली में क्या हुई, राजधानी स्थानांतरित हो गई। समझ गए बात को, समझे बोलो, समझे बोलो। देखो क्या लिखा है कि 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय कौन थे उस समय, लॉर्ड कर्जन थे। उसने क्या किया था, बंगाल विभाजन की क्या की थी, घोषणा की थी। और लागू कब किया गया, 16 अक्टूबर 1905 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग जो आए हैं, कौन आए, लॉर्ड हार्डिंग जो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया था। क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। और रद्द करने के बाद में 1911 में क्या किया उन्होंने कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को, कलकत्ता थी जो पहले, उसको कहाँ कर दी, कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी। कलकत्ता से हटाकर कहाँ कर दी, दिल्ली कर दी। कहाँ से हटा दी, कोलकाता से। कहाँ से हटा दी, कोलकाता से। कब हटाई, 1911 में। कब हटाई, 1911 में। किसने हटाई, तो लॉर्ड हार्डिंग। किसने हटाई, लॉर्ड हार्डिंग ने हटाई। कब हटाई, 1911 में। फिर क्या किया, जो कोलकाता में इनकी राजधानी थी उसको कहाँ कर दिया उन्होंने, दिल्ली कर दिया। क्या कर दिया, दिल्ली कर दिया। 1911 से पहले बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 को हुआ था। उस समय क्या नहीं, कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। अब मुझे बताओ, अपन ने पहले पढ़ा कि 1857 की क्रांति के दौरान वहां के वायसराय कौन थे, उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। या ये क्वेश्चन किसका आ गया, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
की स्थापना किसने की थी? क्या लाला लाजपत राय ने की थी? क्या बिपिन चंद्र पाल ने की थी? क्या गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? क्या भगत सिंह ने की थी? आप मुझे बताओगे कि चारों में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किसने की थी? हम सभी जानते हैं कि 1905 में। कब? कि 1905 में। कहाँ पे? कि पुणे में। कहाँ पे? कि पुणे में। कहाँ पे? कि पुणे में। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। कि कब की थी? कि 1905 में की थी। कि कहाँ की थी? तो पुणे में की थी। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या माना जाता है? आप सभी मुझे बताओगे। महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के क्या माना जाता है? राजनीतिक गुरु। क्या माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको कि संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार की रक्षा करता है? कि हमारा अधिकार है या हम अपनी पसंद की स्त्री से या पसंद के पुरुष से हम क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार आपको देता है? क्या समानता का अधिकार सॉरी क्या समानता का अधिकार देता है? क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है? क्या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार देता है? क्या स्वतंत्र अधिकार देता है? कौन सा अधिकार ये बताता है कि हम हमारे पसंद की व्यक्ति से क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। कौन सा बताओगे आप मुझे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्या? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का हमको क्या देता है कि हम किसी अपने पसंदीदा व्यक्ति से क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। ये कौन बताता है? कौन सा मौलिक अधिकार देता है हमको? तो कौन सा देता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार देता है हमको। समझ के बात को? ये समझ लो। आगे बढ़ो। आप मुझे बताओगे कमेंट में कि संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार में था, इसको हटा करके क्या बनाया गया और कौन से अनुच्छेद में डाला गया? ठीक है। वो संपत्ति का अधिकार जो पहले क्या था? मौलिक अधिकार था। इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया और इसको कौन से संविधान संशोधन में डाला? कौन सा संविधान में डाला गया? मैं आपको बता देता हूं। कौन सा आर्टिकल में डाला गया? 300A आर्टिकल। अनुच्छेद कौन सा? किसमें? अनुच्छेद 300A में डाला गया। लेकिन इसको कौन सा अधिकार बनाया गया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए? आपातकालीन प्रावधान क्या होता है? आपातकालीन प्रावधान तो इमरजेंसी। क्या होती है? इमरजेंसी। इमरजेंसी किसमें है? 343 से 351 में है। क्या 352 से 360 में है? क्या 361 से 367 में है? क्या 324 से 329 में है? या 324 से 329 में? दो बार ऑप्शन हो गया है। इसको आप इग्नोर करना। मुझे बताओ इसमें से किसमें चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा क्वेश्चन के हिसाब से? तो कौन सा सही बैठेगा आपका? कौन सा सही बैठेगा? 352 से 360। कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा इसमें? 352 से 360। 352, 360, 368। ये कुछ इंपोर्टेंट अनुच्छेद है जो आपको याद होना चाहिए। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल। जैसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई तो उसमें क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल। 352 क्या है? राष्ट्रपति शासन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? राज्य आपातकाल। क्या बोल सकते हैं? राज्य आपातकाल। मतलब किसी राज्य में कोई जैसे प्रॉब्लम हो गई और वहां आपातकाल लगाना पड़ा तो वहां का शासन कौन करेगा? किसके पास में आ जाएगा उसका शासन? राष्ट्रपति के पास में आ जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है। 368 क्या है? संविधान संशोधन। 368 क्या है? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन है। ठीक है। 360 कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक 360 में जो आपातकाल होता है जिसे कहते हैं वित्तीय आपातकाल बोलते हैं, अभी तक भारत में कितनी बार लगा है? तो अभी तक भारत में कितनी बार लगा है? 0 टाइम्स। एक बार अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में अभी तक आपातकाल कितनी बार लगा है? आपातकाल कितनी बार लगा है? और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि जब भी आपातकाल लगता है अनुच्छेद केवल और केवल 21 और 22 दो अनुच्छेद ऐसे होते हैं, दो अनुच्छेद ऐसे होते हैं जो अधिकार है मौलिक अधिकार वो हमारे चालू होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। लेकिन 21 और 22 निलंबित नहीं होते आपातकालीन के दौरान। ये जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आप जरूर उसको नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 161 किसके बारे में बताता है? अनुच्छेद 161 किसके बारे में बताता है? क्या राष्ट्रपति की संविधान शक्ति, क्या राज्यपाल की संविधान शक्ति, क्या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, या राज्यपाल की नियुक्ति? कौन सा बताता है अनुच्छेद 161 में किसका कौन है? क्या राष्ट्रपति की संविधान शक्ति है? नहीं सर, इसलिए तो कौन सा है 72, कौन सा है? अनुच्छेद नंबर क्या हो गया 72 हो गया। अनुच्छेद 72 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी होती है? किसी शक्ति संवैधानिक शक्ति, मतलब किसी को कोई जज ने कोई को दिया है जेल, तो किसी जज ने किसी को कोई सजा दी है तो राष्ट्रपति के पास में आके क्या कर सकता है? वो समाधान की आग्रह कर सकता है। राष्ट्रपति से क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं। ये जो शक्ति होती है, ये कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल नंबर 72 में दिया गया है। ठीक है, क्या राज्यपाल की समाधान शक्ति 161 में दिया है? यस बिल्कुल, राज्यपाल भी क्या कर सकता है? कुछ केसेस में क्या कर सकता है? वो किसी की जो होती है सजा, वो क्या कर सकता है? कम कर सकता है। वो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 161 में। उसके बाद में क्या क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति, ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? 143। कौन सा अनुच्छेद में है? 143। 143 अनुच्छेद क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट से कौन परामर्श कर सकता है? प्रेसिडेंट। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की जो शक्ति होती है वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो 143 में। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है? वो कौन से अनुच्छेद में है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? पद की अवधि यानी पद की अवधि कितने टाइम तक वो रह सकता है, उसकी अवधि क्या है? क्या 38, क्या 36, क्या 58, क्या 56? कौन सा अनुच्छेद बताता है? क्या अनुच्छेद नंबर 58 सॉरी 38, क्या अनुच्छेद नंबर 36, क्या 58 या 56? कौन सा अनुच्छेद बताता है राष्ट्रपति की पदावधि के बाद? क्या ऑप्शन नंबर 4 बताएगा? क्या ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 56 बताएगा? किसके बारे में? राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में। और एक बार अपन राष्ट्रपति पूरा देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, याद रखने का। आपको याद क्या रखना है? प का नि को का, पका निको का दुयो दशम। क्या लिखना है? पका निको का दुयो दशम। अब अनुच्छेद कहां से चालू होता है राष्ट्रपति के? 52 से। तो 52, 53, 54, 55, 56, 57। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 58, 59, 60 और 61। समझ के बात है? अब देखो यहां से क्या हो गया? प का नि को का दु यो, पका निको दुयो द श म। समझिए बात को? आगे बढ़े। अब देखो प से क्या हो गया? पद। क्या हो गया? प से पद। का से कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका प्रमुख। समझ गए बात? ठीक है। नी से क्या हो गया? निर्वाचन। नी से क्या हो गया? निर्वाचन यानी चुनाव। क्या हो गए? चुनाव। को से क्या हो गया? का से क्या हो गया? दू से क्या हो गया? यो से क्या हो गया? दस से। अब यहां तक हो गया। नीचे से चलो। नीचे से क्या? म से क्या हो गया? महाभियोग। क्या हो गया? महाभियोग। क्या हो गया? महाभियोग। श से क्या हो गया? शपथ। क्या हो गया? शपथ। द से क्या होगी? दशाएं। कैसे क्या रहेगा? यो से क्या हो गया? योग्यताएं। क्या हो गया? योग्यताएं हो गया। ठीक है। दू से क्या हो गया? दोबारा वोटिंग। दू से क्या हो गया? दोबारा वोटिंग। दू से क्या हो गया? दोबारा वोटिंग। क्या हो गया? दू से दोबारा वोटिंग। क्या हो गया? दू से दोबारा वोटिंग।
ठीक है, कहा से क्या हो गया, उनका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा, वो को से क्या हो गया, उनका कोटा क्या हो गया कोटा। तो एक कुछ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, जब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जो आप याद कर सकते हो कैसे, पकानिकोका दुयोदेशम, पकानिकोका दुयोदेशम। 52 से 61 पूरा कोटा दिया। 65 पद का से कार्यपालिका का प्रमुख, नीचे निर्वाचन चुनाव, निर्वाचन यानी चुनाव, को से उनका कोटा हो गया, का से कार्यकाल हो गया, दूसरे दोबारा वोटिंग या दोबारा इलेक्शन हो गया। 58 से यो यानी योग्यता, 59 द यानी दशा है, दशा है मतलब वो कैसे कैसे काम करेंगे, क्या उनका क्या रहेगा। 60 से शपथ, उनकी शपथ हो गई। 61 से उनका क्या चलता है, महाभियोग चलता है। ठीक है, समझ गए बात को। ये कुछ राष्ट्रपति हो गया, शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। समझ गए। जैसे आप देखो पूछा है 56 में क्या है यहाँ पे, कार्यकाल। कार्यकाल मतलब उनका पद कितने अवधि तक रहेगा, कितने टाइम तक उनका कार्यकाल रहेगा, ये काम बताया गया 56 में। 58 में क्या है, तब देखो 58 में क्या है, योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। समझ गए बात, आगे बढ़े। सॉरी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी का उल्लंघन प्रावधान उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया गया है। क्या 14 में किया गया, क्या 17 में, क्या 19 में, क्या 32 में, किसमें किया, हम सभी जानते हैं। अनुच्छेद नंबर 17 आर्टिकल नंबर 17 में क्या बताया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में बता गया है। अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया। इसको किसने दिया था, तो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। किसने बताया गया था इसको, महात्मा गांधी जी ने बताया गया था। समझ गए, समझ के बोलो। 14 किसकी बताता है, तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी क्या है, सभी क्या है, कानून के सभी कानून के समक्ष सभी समान। ये कौन सा आर्टिकल बताता है आपका, आर्टिकल नंबर 14 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, कि स्टडी ऑफ सॉइल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल को तो क्या कहते हैं, क्या ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, क्या एंटोमोलॉजी कहते हैं, क्या पेडोलॉजी कहते हैं, क्या ईयर्स स्टडी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी पेडोलॉजी इज योर करेक्ट आंसर। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। किसकी स्टडी को, स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको याद रखना है कि पेडोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सॉइल या स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के विरोध में एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन था। कि हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने क्या विरोध कौन सा किया था, दांडी मार्च किया था। ये किसके विरोध किया था, ब्रिटिश की कौन सी ऐसी नीति थी जिसके खिलाफ उनको क्या करना पड़ा, दांडी मार्च करना पड़ा। क्या ये नील की खेती जो उन्होंने बनाई थी इसके खिलाफ, क्या वस्त्र व्यापार अधिनियम के खिलाफ, क्या भूमि राजस्व के खिलाफ, या नमक कर के खिलाफ। तुम सबको पता है कि दांडी मार्च जो हुआ था, जो गांधी जी के द्वारा हुआ था, वो किसके खिलाफ हुआ था, कौन सी नीति के खिलाफ हुआ था, नमक कर। किसकी नीति के खिलाफ हुआ था, नमक कर, जो क्या है ब्रिटिश की नीति थी। किसकी नीति थी, ब्रिटिश की नीति थी। इसके विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, दांडी मार्च किया था। क्या किया था, दांडी मार्च किया था। समझ नहीं आते, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया था। कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था, क्या बाबर ने बनाया था, क्या हुमायूं ने बताया था, क्या जहांगीर ने या अकबर ने। तुम सभी जानते हैं कि ऑप्शन डी अकबर ने क्या बनाया था, फतेहपुर सीकरी को क्या बनाया था, अपने मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अब देखो मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कई बार दिल्ली सल्तनत के क्या पूछे जाते हैं, क्रम पूछे जाते हैं कि कौन से क्रम में कौन कौन वहां पे रूल किया था, किस किसने रूल किया था। तो हम सबको याद करना है जी के टी एस एल की हमने जीके पढ़ी कहां पे, टीएसएल से। कि हमने जीके पढ़ी कहां से पढ़ी, हमने जीके टीएसएल से पढ़ी। ये इतना याद रखना है कि जीके पढ़ी टीएसएल से। हम अभी जीके को पढ़ रहे हैं तो जीके पढ़ी कहां से, टीएसएल से पढ़ी। तो जी मतलब गुलाम वंश, जी मतलब गुलाम वंश, के मतलब खिलजी वंश, के मतलब खिलजी वंश।
टी मतलब तुलवंश, टी मतलब तुलवंश, एस यानी सैयद वंश, एस यानी सैयद वंश, और एल यानी लोधी वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत का बिल्कुल सही क्रम है जो आपको याद रखना है। तो जी के पढ़ी हमने कहाँ से, टीएसएस से पढ़ी। जी यानी गुलाम वंश, के यानी खिलजी वंश, टी यानी तुगलक वंश, एस यानी सैयद वंश, एल यानी लोधी वंश। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल आज का क्या बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, हरियाणा में। हरियाणा में कौन सा स्थित है, क्या राखीगढ़ी है, क्या धोलावीरा है, क्या लोथल है, या कालीबंगा है। कौन सा है, हम सभी जानते हैं कि राखीगढ़ी जो कहाँ कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। और हम जानते हैं सभी कि राखीगढ़ी क्या है, भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल, सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी, जो कहाँ स्थित है, हरियाणा में है। लोथल, लोथल कहाँ है आपका, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है, हमारे राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताओगे ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा कहाँ स्थित है। कमेंट मुझे जरूर बताओगे कि धोलावीरा कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हम आगे इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर दोहराएंगे और आज के लिए इतना ही। आप एक बार जरूर फास्ट फॉरवर्ड में जितना हमने पढ़ा एक बार फास्ट फॉरवर्ड फटाफट आप देख लीजिएगा, जिससे आपको आज के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इन क्वेश्चन को आप कभी भूल ना पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि इसमें हम फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आपको। आज की जो पीपीटी है वो प्रोवाइड करेंगे, आज का जो पीडीएफ क्लास पीडीएफ है वो प्रोवाइड करेंगे। अदर देन दैट हमारी सारी जो जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इनके जो एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम हमारे ग्रुप में जरूर डालते हैं। तो जरूर एक बार जुड़े हैं इस ग्रुप से। कि हमारा इंस्टाग्राम का जो ग्रुप है वो है, इंस्टाग्राम का लिंक है, और हमारा ज्ञानदीप ग्रुप ऑफ एजुकेशन हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है। एक बार जरूर जुड़िएगा। और बस इतना ही। आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो चैनल तो हमको जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।